गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं शंकर चौधरी CPM एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के लेसन में हम इतिहास में पढ़ेंगे कब, कहां और कैसे, व्हेन, वेयर एंड हाउ। इस चैप्टर से बहुत सारे हमारे प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चन आते रहते हैं। दोस्तों, आपको मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि इस चैप्टर्स को आप सही से अगर पूरा अंत तक देख लेंगे तो आपको किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में एक क्वेश्चन आपको 100% आएंगे। एक क्वेश्चन तो आना ही है, किसी भी हालत में एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको आना ही है। तो चलते हैं दोस्तों, हम चैप्टर का शुरुआत करते हैं। शीर्षक का नाम है कब, कहां और कैसे, व्हेन, वेयर एंड हाउ। तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं इतिहास। इतिहास क्या होता है? जब हम किसी समाज या राष्ट्र के अतीत के बारे में अध्ययन करते हैं तो हम उसे इतिहास कहते हैं। यह अतीत से हमारा तात्पर्य वहां के संस्कृति और सभ्यता से है। यानी हम इसमें जानते हैं कि लोग वहां पर क्या पहनते थे, क्या खाते थे, उनका आवास क्या था, वहां के शिकारी जीवन, पशुपालक, कृषक, व्यापारी, शिल्पकार, वैज्ञानिक एवं वहां के राजाओं महाराजाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। उस समय में क्या वहां का आविष्कार है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, जिससे हम वहां की संस्कृति और सभ्यता को जान पाते हैं और उस पर अपने रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। तो इसी को इतिहास कहते हैं, बीती हुई कहानी को का अध्ययन करना। तो यानी इतिहास में हम जो बीता हुआ कहानी है उसका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इतिहास में तिथियों को लिखने की पद्धति का शुरुआत कब से होता है। जो आज हम बोलते हैं ईसा पूर्व, ईस्वी, ये क्या है? बहुत से हमारे ऐसे व्यक्ति जो इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, तो आज हम आपको बताते हैं जो इतिहास में तिथियों को लिखने की पद्धति का शुरुआत कहां से होता है। देखिए दोस्तों, ईसा मसीह के जन्म तिथि से, यानी जो ईसा मसीह के जन्म तिथि को ही इतिहास को में तिथियों का लिखने का पद्धति का आरंभ होता है। ईसा मसीह के जन्म तिथि से ही। आप देखिए, जब उसके जन्म होते हैं उससे पूर्व की घटना को हम क्या बोलते हैं? BC, जन्म के पूर्व की तिथियां, जो हम आज बोलते हैं ईस्वी, ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व। यानी यही पर देखता है कि ईसा मसीह के जन्म की पहले, उसके जन्म के पहले जो तिथियां थी उसे जो है BC बोलते हैं। BC यानी बिफोर क्राइस्ट। कभी कभी जो है इसको हम बिफोर कॉमन एरा भी बोलते हैं। कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा भी इसको हम बोलते हैं। तो यह समझिए दोस्तों, जन्म की पूर्व की तिथियां क्या बोलते हैं? BC यानी बिफोर क्राइस्ट, और दूसरे में बिफोर कॉमन एरा। ये दो चीज हम लिखते हैं उसमें, जन्म की पूर्व की तिथियां को। अब जन्म के बाद की तिथियां क्या लिखते हैं हम दोस्त? जब ईसा मसीह की जन्म होती है उसके बाद की तिथियां को हम लिखते हैं, इंग्लिश में उसको हम एनो डामिनी बोलते हैं या ईस्वी बोलते हैं, यानी AD, यानी एनो डामिनी। यानी इसमें ये हुआ कि ईस्वी, या इसको कभी कभी हम जो है कॉमन एरा भी बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि हम इतिहास में जो है तिथियों का लिखना कब से आरंभ करते हैं। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, इसी चैप्टर में सब टॉपिक जो है भारतीय इतिहास के स्रोत। तो चलिए दोस्तों, अभी हम आप शुरुआत करते हैं भारतीय इतिहास के स्रोत। दोस्तों, अभी हम लोग जानते हैं कि भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। तो भारतीय इतिहास के अतीत के बारे में जानने के लिए हमें जो है अभिलेख, सिक्के, पुरातत्व स्मारक, साहित्यिक स्रोत और विदेशियों का विवरण के बारे में अध्ययन करते हैं। तब जाकर के हमारे जो अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त होता है कि हमारे जो भारत है
प्राचीन काल में कैसा भारत था, वहाँ की उस समय हमारी संस्कृति क्या था, उस समय हमारे व्यापार कैसा था, उस समय हमारे रहन सहन कैसा था, आवास कैसा था, उस समय हमारे शिल्पकार कैसे होते थे, उस समय हमारे कृषक कैसे होता, खेती कैसे की जाती थी, यानी उसमें जो राजा महाराजा राज करते थे उसका जो शासन पद्धति कैसे था और कला संस्कृति कैसे था। जो जब हम इस स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे तब जाकर के हमें इतिहास के जो है भारत के अतीत के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। जो उस समय प्राचीन काल में कौन कौन से विदेशी यात्री भारत के भ्रमण के लिए आए और उन्होंने क्या क्या उसके बारे में डिस्टेंस दिया, कैसा किस प्रकार का बुक लिखे। तो चलिए दोस्तों, अभी हम एक एक करके सबके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। तो दोस्तों अभी देखते हैं अभिलेख, इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख। अभिलेख क्या होता है? अभिलेख वो साधन था प्राचीन समय में जिस पर वहां के प्रशासनिक यानी राजा महाराजा एवं विद्वान अपने भाषा को, अपने आदेश को एक लिपि में लिखता था जो ब्राही या खरोष्टी लिपि में होता था, और वो खुदवाते थे किसी मंदिर के दीवार, सोना चांदी पत्थर तांबा आदि एक प्लेट बना लिया जाता था और उस पर जो है खुदवाते थे, उस अपने लिपि को, अपने आदेश को जनता तक पहुंचाने का एक जरिया बना लिए थे जो उस पर उसको खुदवाते थे। तो इसी प्रकार इसी चीज को हम अभिलेख बोलते हैं। तो अभिलेख के अध्ययन को जो किया जाता है उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? अभिलेख के अध्ययन को हम एपिग्राफी कहते हैं। क्या? एपिग्राफी। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? अभिलेख शास्त्र। अभिलेख शास्त्र यानी अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। और मुख्यतः अभिलेख का 3 प्रकार होता था: राजकीय, आधिकारिक एवं निजी अभिलेख। तो देखिए दोस्तों, राजकीय अभिलेख, राजकीय अभिलेख वो होता था जिसमें राजा का राज परिवार एवं वहां के रहन सहन एवं उसके वंश के बारे में अध्ययन किया जाता था, उसे राजकीय अभिलेख कहा जाता था। और आधिकारिक यानी उस समय में जो प्रशासनिक व्यवस्था था राज दरबार में, जो वहां की कानून व्यवस्था था, वहां के जो रीति रिवाज था, उसे जो है हम आधिकारिक अभिलेख के अंतर्गत रखते हैं। और निजी अभिलेख वो अभिलेख होता है जिसमें कोई राजा विद्वान आत्मकथा, डायरी या जीवनी को लिखा जाता था, जो मुख्य रूप से वो खुद विशेषतर खुद ही लिखते थे डायरी और आत्मकथा को। तो उससे जो हमें जानकारी मिलती है तो उसे हम जो बोलते हैं निजी अभिलेख। तो वहां से जो अभिलेख ज्यादातर प्राप्त हुआ इंस्क्रिप्शन, उसमें ज्यादातर भाषा ब्राही और खरोष्टी भाषा में लिखा हुआ था। ब्राही और खरोष्टी भाषा में अभिलेख जो लिखा हुआ प्राप्त हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ब्राही लिपि को पहली बार पढ़ने की सफलता जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के सचिव जेम्स प्रिंसेप को जाता है। किसे? जेम्स प्रिंसेप, जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के सचिव थे, वो पहली बार जो है इस ब्राही लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त किया था। तो अभी हम दोस्तों चलते हैं अभिलेखों का अध्ययन के बाद भारतीय इतिहास के निर्माण में सिक्कों का भी महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। सिक्के के स्रोत को भी महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। तो सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको बार बार बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षा में आपको ये क्वेश्चन मिलेगी, जो सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स यानी मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। तो भारत में जो सब प्राचीनतम सिक्का था, उस समय चांदी के सिक्के होते थे। जो सबसे प्राचीन सिक्का है वो चांदी के है। और इसके बाद जो हाथ में स्वर्ण सिक्के का
चलाने का श्रेय जो है इंडो ग्रीक हिंद यूनानी शासक जो वर्तमान के अफगानिस्तान, उत्तर अफगानिस्तान में है। तो इससे पहले उसको क्या बोला जाता था? हिंदू कुश के पर्वत पर थे, जो हिंद यूनानी शासक थे, हिंदू कुश पर्वत पर रहते जो थे, जो वर्तमान में अफगानिस्तान में है। तो पुरातत्व स्मारक, इसके अंतर्गत प्राचीन इमारत, प्राचीन मंदिर एवं प्राचीन मूर्तियां आता है, जिन्हें हम पुरातत्व स्मारक कहते हैं। इनसे जो हमें स्रोत मिलता है उसे हम पुरातत्व स्मारक कहते हैं, यानी प्राचीन मंदिर, प्राचीन इमारत एवं प्राचीन मूर्तियों। क्योंकि उस समय में जो इमारत थे कितना पुराना है, मंदिर थे वो कितना पुराना है, इससे भी वहाँ की हमारे जो है संस्कृति और सभ्यता का पता चलता है कि उस समय कलाकृति क्या था, मंदिर किस प्रकार बनाया जाता था और इमारत किस प्रकार की होती थी। तो जैसे हड़प्पा सभ्यता को ले लीजिए, जहाँ पर काफी नगरों का निर्माण कराया गया था, जो प्राचीन काल में हड़प्पा सभ्यता को काफी जो है विस्तृत क्षेत्र था, जो हमारे उत्तर पश्चिम भारत में फैला हुआ था। तो हड़प्पा पूर्व काल की सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है? क्वेश्चन ये बार बार आता है, जो हड़प्पा पूर्व काल की सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो उसका आंसर यही होगा, जो इसका श्रेय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स को जाता है, जिन्होंने 1784 ईस्वी में हड़प्पा पूर्व काल की सभ्यता की खोज की थी। खोज किसने की थी? जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक। यहाँ दो क्वेश्चन बनता है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? सर विलियम जोन्स। और इन्होंने ही हड़प्पा काल की सभ्यता की खोज किया था। कब? 1784 ईस्वी में। अब यह सभ्यता की खोज को सर विलियम जोन्स ने किया, लेकिन हड़प्पा पूर्व सभ्यता एवं संस्कृति संबंधी तथ्यों का खोज, उसमें जो समान निकला, जो स्रोत निकला, उसका खोज किसने किया? उसका खोज सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया। कब से कब तक किया? खुदाई कब से कब तक चला? 1853 से 1856 ईस्वी तक। 1853 से 1856 ईस्वी तक चला। जो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को हमारे भारतीय पुरातत्व के जनक भी माना जाता है। हमारे भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक किसे माना जाता है? तो सर विलियम कनिंघम को माना जाता है। तो भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत के रूप में मुख्य रूप से धार्मिक स्रोत, धर्मेतर स्रोत एवं पांडुलिपियां का अध्ययन किया जाता है। तो धार्मिक स्रोत में वेद साहित्य, पुराण, रामायण, महाभारत, जिसे महाकाव्य भी बोला जाता है, उपनिषद आदि को लिया जाता है। तो देखते हैं वैदिक साहित्य का जो है लेखक कौन है? तो वैदिक साहित्य का लेखक ऐसा माना जाता है कि ईश्वर खुद है, इसका कोई लेखक नहीं है, यह स्वयं प्रकट हुआ है। पुराण का लेखक वेद व्यास को माना जाता है, रामायण महर्षि वाल्मीकि को माना जाता है एवं महाभारत को महर्षि वेद व्यास को माना जाता है। और उपनिषद को कोई आर्यों के द्वारा लिखा जाता है, ऋषि मुनियों के द्वारा इसका, या ब्राह्मणों, कई ब्राह्मणों के द्वारा भी लिखा हो मिलता है। तो आगे चलते हैं, धर्मेतर स्रोत कौन कौन सा है? देखिए दोस्तों, यहाँ पांडुलिपियां वह होता है जिसमें तार के पत्रों पर लिखा जाता था। उसमें प्राचीन काल में जो अपने संदेश को भेजने के लिए या अपने साहित्य को लिखने के लिए, अपने भाषा को संस्कृति और सभ्यता के रूप देने के लिए अपनी उसमें तार के पत्रों पर लिखा जाता है, उसे जो है पांडुलिपियां कहा जाता था। तो अभी चलते हैं हमारे
धर्मेतर स्रोत कौन कौन सा है और उनके लेखक कौन कौन है। अभी आपने धार्मिक स्रोत के बारे में रामायण महाभारत यानी रामायण महाभारत वैदिक साहित्य एवं बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के बारे में जो पुस्तक था उसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त की है। अभी हम चलते हैं धर्मेतर स्रोत। धर्मेतर स्रोत क्या होता है, यानी धार्मिक शास्त्र के अलावा जो शास्त्र हुआ, जो पुस्तक हुआ, वह प्रमुख पुस्तक कौन कौन सा था जो उस समय का स्रोत था, उस समय की जो हमें सामाजिक गतिविधि यानी आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक गतिविधि के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। तो उस समय जो प्रमुख पुस्तक है उसके बारे में देखते हैं और उसका लेखक कौन है, क्योंकि इस पुस्तक से हमेशा एक क्वेश्चन सभी प्रतियोगिता परीक्षा में किसी न किसी रूप में आते रहता है, जो इसका लेखक कौन है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले गर्गी साहित्य। गर्गी साहित्य जो है गर्ग मुनि के द्वारा लिखा गया था, जिसमें गर्ग मुनि ने गर्गी साहित्य के अंतर्गत कृष्ण लीला का बखान किया है, यानी जो राधा कृष्ण का जो प्रेम प्रसंग है उसका विशेष रूप से जो है बहुत उदाहरण पेश किया है, उसका वर्णन किया है। व्याकरण, व्याकरण का लेखक पाणिनि है। उसके अलावा अर्थशास्त्र, जिसे आप सब भली भांति जानते हैं, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री भी थे। उसके बाद मनुस्मृति। मनुस्मृति को जो मानव धर्म के बारे में विशेष रूप से जो हिंदू धर्म के बारे में बताया गया है उसका लेखक मनु महाराज है। उसके बाद मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस का लेखक विशाख दत्त। उसके मालविका गणिमित्रम का लेखक कालिदास, जो इसमें भी। उसके बाद हर्षचरित, हर्षचरित का लेखक बाणभट्ट है। इसी तरह जो है रजत रंगनी का लेखक कलन है। रजत रंगनी का लेखक कौन है? कलन है। और एक और पुस्तक है हमीर काव्य। हमीर काव्य का लेखक कौन है? हमीर काव्य का लेखक नैचंद। तो इस तरह हम साहित्यिक स्रोत में धार्मिक स्रोत एवं धार्मिकता स्रोत के बारे में पढ़े। अब पांडुलिपि। पांडुलिपि किसे कहा जाता है? मुख्य से कभी कभी जो है क्वेश्चन ये होता है कि पांडुलिपि में किस चीज का यूज किया जाता था। तो पांडुलिपि में पांडुलिपिया में जो है मुख्य रूप से हम तार के पत्र एवं भोजपत्र का उपयोग करते थे। क्या? तार के पत्र एवं भोजपत्र, जिस पर जो है लिखा जाता था। तो अभी हम चलते हैं साहित्य सूत्र के बाद लास्ट है विदेशी यात्रियों का विवरण। दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास की बहुत सी जानकारी हमें विदेशियों की विवरण से प्राप्त होती है, जिसमें यूनानी, रोमन, चीनी यात्री एवं अरबी एवं फारसी यात्रियों का विवरण मुख्य रूप से प्राप्त है। तो उस यूनानी रोमन यात्री में टेसियस यूनान का राजवीर था, जो सिकंदर के आसपास भारत आए थे। और उसके बाद मेगास्थनीज, इनको तो आप भली भांति ही जानते हैं, जो सेल्यूकस के महामंत्री थे और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आते हैं और उन्हीं पे 11 वर्ष तक रहते हैं और इंडिका नामक पुस्तक की रचना करते हैं, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के काल के इतिहास का जानकारी उसमें उल्लेखित करते हैं। उसके बाद टालमी एक यूनानी यात्री थे जिन्होंने भारत में रह करके भारत के भूगोल की रचना किया। उन्होंने भारत के भूगोल की रचना की। प्लिनी, ये भी यूनानी रोमन यात्री थे जिन्होंने नेचुरल हिस्टोरिका का रचना किया। इसमें भारत के पेड़ पौधे और खनिजों का विवरण प्राप्त होता है इस पुस्तक से। उसके बाद हेरोडोटस एक यूनानी यात्री थे जिन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना किया, जो फादर ऑफ हिस्ट्री के रूप में जाना जाता है। फादर ऑफ हिस्ट्री के रूप में हेरोडोटस को जाना जाता है। अब चीनी यात्री में मुख्य रूप से ये 3 है, पाहन, हेनसांग और इतिसंग। तो पाहन जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आते हैं
और कुछ दिन विक्रमशिला में वहां पर अपना विद्या अर्जन करते हैं। उसके बाद हेनसांग आते हैं जो हर्षवर्धन के कार्यकाल में आते हैं और ये 6 वर्ष तक हर्षवर्धन के कार्यकाल में बिताते हैं। उसके बाद इत्सिंग आते हैं जो 7वीं शताब्दी के अंतर्गत आते हैं। ये अब अरबी यात्री में प्रमुख रूप से अल बरूनी को जाना जाता है। अल बरूनी का एक पुस्तक है जिसका तहकीक ए हिंद या किताबुल हिंद के रूप में जाना जाता है। इसमें हिंदू धर्म के रीति रिवाज आदि का उल्लेख किया गया है। तो चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारे जो है भारतीय इतिहास के स्रोत की काफी सारी जानकारी मिलता है और इस चैप्टर से हमें जो है काफी जो है क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा में देखने को मिलता है। तो आपसे अनुरोध है कि इस चैप्टर में जो भी हम आपको व्हाइट बोर्ड पर लिखे हैं उस पर आप अमल करेंगे और ध्यान में रखेंगे ताकि आपको प्रतियोगिता परीक्षा में लाभ प्राप्त हो। और आपसे एक अनुरोध और है कि अगर आपको हमारी ये टीचिंग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें एवं बेल आइकन को टिक करें ताकि हम आगे का जो चैप्टर आपको पढ़ाएंगे उसको आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। तो दोस्त आप इसके आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास के काल विभाजन। अब भारतीय इतिहास के काल विभाजन कैसे हुआ, तो चलिए दोस्तों अभी देखते हैं भारतीय इतिहास के काल विभाजन। दोस्तों भारतीय इतिहास के काल विभाजन में जेम्स मिल जो स्कॉटलैंड के दार्शनिक थे, उन्होंने 1851 ईस्वी में अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसमें उन्होंने विवरण दिया, भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम एवं ब्रिटिश काल। पहले हिंदू काल, फिर मुस्लिम काल एवं लास्ट में ब्रिटिश काल के रूप में 3 भागों में 3 खंडों में बांटा। जेम्स मिल को ऐसा लगता था कि अंग्रेजों के आने से पूर्व भारत में हिंदू शासक का साम्राज्य था, राज था, और उसके बाद मध्यकाल में मुस्लिम शासक का साम्राज्य था एवं बाद में जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश राज की स्थापना हुआ। लेकिन ये जेम्स मिल का ये आधार गलत था, जो एक खंड बांटने का आधार जो था ये गलत था क्योंकि हम देखते हैं कि प्राचीन काल में हिंदू साम्राज्य में भी हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्म का भी सम्मान किया जाता था, जैसे बौद्ध और जैन धर्म के संस्कृतियों का भी सम्मान किया जाता था। और मध्यकाल में मुगल या मध्यकाल में मुस्लिम शासक के में भी हिंदुओं की सभ्यता और संस्कृति को सुरक्षा प्रदान किया जाता था। जैसे मीरा, कबीर महान संत हुए। तो इस तरह जो जेम्स मिल का जो था ये 3 खंड में बांटने का आधार एकदम गलत था। तो पश्चिम के जो इतिहासकारों को, विद्वानों को ऐसा लगा कि जो जेम्स मिल के जो 3 काल में विभाजन करने में जो त्रुटियां पाया गया, तो उसको देखते हुए पश्चिम के इतिहासकारों, विद्वानों ने भारतीय इतिहास को 3 खंड में बांटा। वो खंड है इस प्रकार पश्चिम के इतिहासकारों के द्वारा हमारे भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल, जो अभी प्रेजेंट में हम इसका अध्ययन करते हैं। तो पश्चिम के इतिहासकारों को यह लगता था कि जो अंग्रेजों के भारत आने के बाद जो है आधुनिक काल का आरंभ हुआ, क्योंकि पश्चिम में आधुनिक तर्क, विज्ञान एवं समानता और लोकतंत्र को आधुनिक रूप के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार जो है
पश्चिम के इतिहासकारों के द्वारा हमारे भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, जिन्हें हम अध्ययन करते आज के रूप में आज के दिन हम अध्ययन करते हैं। तो चलो दोस्तों, आज का चैप्टर हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में आपको कल दूसरे वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।